हेलो एवरीवन। तो आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में देखेंगे, इसका ऑर्डर 7 के बारे में देखेंगे, जो कि डील करता है वाद पत्र यानी प्लेंट से। तो सबसे पहले वाद पत्र क्या होता है? तो जिस तरीके से क्रिमिनल केस में कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं और उसके बाद क्रिमिनल लॉ जो है वो काम करने लगता है, उसी तरीके से सिविल केस के अंदर हम कोर्ट में वाद पत्र फाइल करते हैं, क्रिमिनल में कंप्लेंट और सिविल में प्लेंट फाइल करते हैं। तो जब हम अपने वाद पत्र को फाइल करते हैं तो फिर उसके बाद सूट इंस्टीट्यूट होता है और सिविल केस जो है वो चालू हो जाता है। तो आसान शब्दों में कहें तो जो भी कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है, कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे तब सिविल कोर्ट इंस्टीट्यूट हो जाता है। तो प्लेंट में क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है पहले देखते हैं। तो पहले उसमें कोर्ट का नाम लिखा होता है और प्लेंट को जिस कोर्ट के सामने रखते हैं उस कोर्ट का उसका नाम रहेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होंगे उस कोर्ट के, उसका सूट नंबर जो होगा वो लिखेंगे। फिर पार्टीज के डिटेल्स लिखेंगे। पार्टीज में पहले प्लेंटिफ लिखा जाएगा और उसके बाद जो भी वॉसेस है उसके बाद डिफेंडेंट के जो भी नाम और डिटेल्स जो होंगे वो होंगे और डिफेंडेंट लिखा रहेगा। तो जो भी सूट है वो जिस चीज़ के लिए डालेंगे, जैसे कंपनसेशन का सूट है या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट हो गया, तो जिस भी कॉज के लिए आपको सूट डालना है वो लिखेंगे। तो जो केस करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है और जो अगेंस्ट होता है वो डिफेंडेंट कहलाता है। तो केस के अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं वो लिखने होते हैं, उसमें सिर्फ फैक्ट बताना होता है, एविडेंस नहीं देना होता है। और इसके बाद कॉज ऑफ एक्शन आता है और किस कॉज ऑफ एक्शन पे और ये अराइज होगा और किसकी वजह से आप सूट फाइल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों की डिटेल इसमें लिखते हैं। उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन के बारे में लिखते हैं। ज्यूरिसडिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक लोकल ज्यूरिसडिक्शन होता है और एक पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो आपके एरिया में आता है, कोर्ट को बताना पड़ता है, तो इसलिए आपके ज्यूरिसडिक्शन में है और ये बताना रहता है। और उसके बाद अगर जो भी अमाउंट आप रिलीफ चाह रहे हैं तो ये उसके अंदर आ रहा है, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ये बताना पड़ता है। उसके बाद फिर रिलीफ क्लेम करेंगे, जो भी आपको रिलीफ चाहिए। उसके बाद फिर प्लेस एंड डेट होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, लास्ट में प्लेंटिफ का साइन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्लेंट के अंदर होती हैं। तो सेक्शन 26 जो है सीपीसी का वो बताता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। तो डेफिनेशन उसके अंदर क्या है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब हर सिविल सूट जो है शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के साथ में स्टार्ट होगा और एवरी प्लेंट। तो फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। तो जो भी आपने फैक्ट्स लिखे हैं उसको आप एफिडेविट में साबित करेंगे, उसके लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। तो रूल जो 1 है वो कहता है ऑर्डर 7 का कि तो वही है रूल 1 में। तो प्लेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें नेम ऑफ कोर्ट होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन होंगे, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, और ये सारी चीज़ें डिटेल्स में 1 में आ जाएंगे रूल 1 में। रूल 2 में ये कहा जाएगा कि अगर कोई सूट है जो मनी से रिलेटेड है, मनी सूट या फिर बी टाइप सूट होता है, जैसे कि आपने कोई पैसे की रिकवरी के लिए सूट फाइल किया है, तो अमाउंट जो एग्जैक्ट में या फिर 20,000, 30,000, 50,000 जो भी है वो रहेगा। और या फिर कोई अनसर्टेन अमाउंट है या फिर कोई मिन्सले प्रॉफिट है, तो फिर उसकी वैल्यू जो होगी अप्रॉक्सीमेट में वो लिखेंगे। रूल 3 ये कहता है कि वेदर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर वहां पर कहा गया है कि प्लेंट में उसका डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दो ताकि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को पहचाना जा सके। जैसे कि कोई मकान है या जमीन है तो उसके आसपास के जो नक्शा जैसा होता है ना, आसपास के गार्डन है, बाउंड्री है, या फिर जो भी सामने सड़क है या चौराहा है, जो कुछ भी नियर अबाउट होता है वो सारी चीज़ों को उसमें देना होता है। तो फिर अगर सूट जो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का सूट फाइल कर रहा है तो फिर वहाँ पर 2 चीज़ बतानी होती है कि उसे उसका एक्चुअल इंटरेस्ट बताना होता है और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो उसने फुलफिल कर ली है, ये भी बताना होता है सूट को फाइल करते समय। तो डिफेंडेंट का जो इंटरेस्ट है, लायबिलिटी है, वो उसमें दिखनी चाहिए, प्लेंट में ही बताना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इस सूट के अंदर कनेक्टेड हो और किस तरीके से क्लेम ले रहे हो और किस तरह से आप लाइबल हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि किसी भी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दो और डिफेंडेंट बना दो, है ना। आप क्यों लाइबल हैं ये बताना पड़ेगा। अगर लिमिटेशन लॉ का कोई एग्जम्पशन चाहिए, किसी के अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है और वो लिमिटेशन बार्ड हो चुका है, तो सूट फाइल के पैसे की अगर रिकवरी के लिए है और लिमिटेशन बार्ड है तो फिर सूट फाइल कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर किस ग्राउंड पे एक्सेप्शन आप मांग रहे हैं एग्जम्पशन के लिए, लिमिटेशन के लिए, तो कि हमें क्यों इजाज़त मिले कि हमारा सूट जो है वो मेंटेन हो सके यहाँ पे, तो ये चीज़ वहाँ पे बतानी होती है। और जब आप अपना डेप्थ का एक्नॉलेजमेंट कर लेते हैं, एक नया लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए इस तरीके से बता सकते हैं। तो जो भी ग्राउंड्स हैं वो बताने पड़ेंगे। रूल 7 जो है रूल्स टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। तो जो भी प्लेंट का स्ट्रक्चर देखा था उसमें
जो भी आप रिलीफ चाहते हो कोर्ट से उसको स्पेसिफिकली आपको लिखना है, कोर्ट को क्लियरली बताना है कि आपको क्या चाहिए, क्या पैसा वापस चाह रहे हो या फिर प्रॉपर्टी कब्जे में है तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, फिर कोई स्टे चाहते हो या फिर कोई रिलीफ या फिर रिजेक्शन कराना चाहते हो, तो जो भी चीज़ आप कराना चाहते हो वो उस चीज़ों को रिलीफ में आपको डालना है। और उसके बाद अगर प्लेंटिफ कोर्ट से रिलीफ मांगता है, कई सारे क्लेम्स हैं और बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शंस हैं और जो कि सेपरेट कॉज पे बेस्ड हों तो सेपरेटली और डिस्टिंक्टली भी उसको लिखा जाएगा। तो जिस बेसिस पे आप रिलीफ मांग रहे हो वो सारे ग्राउंड्स को अलग से डिस्टिंक्टली आपको लिखना होगा। तो प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग ऑन प्लेंट है, अगर वो प्लेंट कोर्ट में एडमिट हो गई तो डिफेंडेंट के पास समन भेजा जाएगा और किसी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया है तो उसे इंटीमेट करना होगा, तो उसी को समन कहते हैं। और कोर्ट के साइड समन जाएगा तो प्लेंट जब एडमिट हो जाएगा तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उन उतनी प्लेंट की कॉपी कोर्ट में जमा करनी होगी और साथ ही जो भी प्रोसेस फीस होती है वो भी कोर्ट में देनी होती है। एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो सबके पास समन जाएगा और उस समन के साथ उस प्लेंट की कॉपी जाएगी। तो अगर किसी डिफेंडेंट के पास समन गया, उसको समझ ही नहीं आया कि कौन सा केस है, क्या है, कैसा है, इसलिए प्लेंट की कॉपी साथ में अटैच करना कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टाइम को बचाने के लिए कोर्ट के। और 710 जो है वो है रिटर्न ऑफ प्लेंट। हम कोर्ट में गए और प्लेंट वहाँ पर देखे कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ना प्यूपिनरी हो या फिर टेरिटोरियल जो भी हो, जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में कोर्ट ने जिस कोर्ट में आपने प्लेंट को प्रेजेंट किया है वो कोर्ट आपको आपका प्लेंट रिटर्न कर देगा और आपको सही कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाकर अपना सूट फाइल करने के लिए कहेगा। तो जैसे कि रायपुर का कोई मैटर है, प्रॉपर्टी मैटर है और आपने जाकर दुर्ग में सूट किया हुआ है तो उसको वापस रायपुर में भेजने का ऑर्डर कर देगा। तो इसका प्रोसीजर होता है कि जब कोर्ट को जब प्लेंट को रिटर्न करेगा तो उसके साथ इंडोर्समेंट करेगा कि कब प्रेजेंट किया गया था, किसने किया था, और रिटर्न करने का जो रीज़न होता है वो भी सारी चीज़ें कोर्ट लिख के देगा इंडोर्समेंट में। और कोर्ट का जो ये ऑर्डर होगा वो 7/11 जो होता है रिजेक्शन ऑफ सूट होता है, तो जहाँ पर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो 7/10 में जो प्लेंट है वो रिटर्न किया जाता है और 7/11 में रिजेक्ट किया जाएगा। तो सीपीसी में 2 टाइप के रिजेक्शन होते हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिस्पोजल ऑफ सूट्स, 2 चीज़ें होती है। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मतलब होता है वो हम रिजेक्ट हमेशा टेक्निकल ग्राउंड पे होता है, एक टेक्निकल ग्राउंड होता है और दूसरा होता है मेरिट पे। तो अगर मेरिट पे हुआ तो फिर दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते, रिजेक्ट हुआ है तो रेट जुडिकाटा में वो बार्ड हो जाएगा। प्लेंट अगर रिजेक्ट हुआ है, ज़्यादातर टेक्निकल ग्राउंड पे होता है, तो अगर टेक्निकल ग्राउंड पे प्लेंट रिजेक्ट हुआ है या फिर सूट डिसमिस हुआ है तो उसके बाद भी आप सेकंड सूट फाइल कर सकते हैं या फिर रिस्टोरेशन के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हो रहा है तो दूसरा सूट फाइल कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो कोर्ट में जब प्लेंट बहुत सारे ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हो सकते हैं तो इन ग्राउंड्स को देखते हैं। तो अगर हमारे प्लेंट में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है और हमने फाइल तो कर दिया लेकिन कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा कोर्ट को, तो कोर्ट के पास एक्शन लेने के लिए कोई कॉज नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है। रिलीफ जो है वो अंडर वैल्यूड की गई है, वो ठीक से नहीं दिख रही है या फिर वैल्यूएशन ठीक नहीं है तो भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। और अगर वैल्यूएशन तो ठीक है लेकिन कोर्ट फीस पे करने में डिफिशियंसी है या फिर कोर्ट फीस पे कर दिया है, उसको ठीक करने के लिए कोर्ट ने कहा है और आपने नहीं किया तो भी कोर्ट जो है वो प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। तो अगर प्लेंट है और उसको देख के ही लग रहा है कि किसी कानून में वो बार्ड है, किसी कानून के अंदर जैसे लिमिटेशन के अंदर वो बार्ड है, तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है तो उसमें भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। और इसके बाद आता है डुप्लीकेट, यानी कि 2 प्रतियों में फाइल नहीं की है तो भी रिजेक्ट हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर प्लेंटिफ है तो जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है वो डीम्ड डिक्री होती है, जो कि 7/12 में जो होता है उसका प्रोसेस होता है। जज क्या करेगा कि जब भी ऑर्डर रिकॉर्ड करेगा और उसका रीज़न लिखेगा कि उसने रिजेक्शन का जो भी रीज़न होगा उसको लिखेगा। और 7/13 जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज नॉट प्रिक्लूड, तो फिर वहाँ पे फ्रेश फ्रूट जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब सूट भले ही रिजेक्ट हो लेकिन उसमें एक आपको चांस दिया जाता है रिस्टोरेशन का 7/13 में, तो आप उसके लिए सूट फाइल कर सकते हो। और 7/14 में है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको के प्लेंट्स पर रिलाई करते हैं, जैसे कोई रिसिप्ट है, कोई ट्रांजैक्शन है, तो उसको प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में, जिसकी वजह से फिर जो सूट है वो जिस पर रिलाई कर रहा है सूट और उस है ना, तो उसको फिर प्लेंट के साथ में डॉक्यूमेंट है उसके साथ मेंशन करना है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट प्लेंट के साथ में लगाया है और उसको प्लेंट के साथ सबमिट भी करेंगे।
तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो फिर उसको भी कोर्ट को बताना होगा कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, और ये भी बताना पड़ेगा कि जिसके पास है कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास है, और उसे सबमिट करने के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट जो नहीं दिया है तो फिर फ्यूचर में बिना कोर्ट के परमिशन के ये डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में रिसीव नहीं होंगे। तो आई होप कि समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।